झारखंड लोकसभा के सीरीज में आज बात करने जा रहे हैं आपका चतरा लोकसभा की। यानी चतरा लोकसभा सीट पर आज तक के कौन कौन से प्रत्याशी की जीत हुई है और कौन कौन से पार्टियों की जीत हुई है और कौन कौन से पार्टी हारी है और कौन कौन से प्रत्याशियों की हार हुई है और कौन से नेता दल बदल करके अभी तक यानी 1957 से 2019 तक कौन कौन जीते हैं और 2024 में कौन कौन से नेता ताल ठोक रहे हैं। चलिए पहले आपको मैं उस के क्षेत्र की जो मतदाता हैं वह कितने मतदाता हैं वह आपको बता देते हैं। उस क्षेत्र में यानी चतरा लोकसभा क्षेत्र की जो आबादी है वह आपका 21,75,924 है। और वहाँ अगर मतदाता की बात करें उस लोकसभा क्षेत्र में तो मतदाता आपका 14,52,218 उस क्षेत्र में मतदाता है। यही मतदाता जो है वह वहाँ के उम्मीदवारों के नेताओं का जो भविष्य है वह तय करते हैं। अब इस क्षेत्र में जो है यानी चतरा लोकसभा जो आपका क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा आता है। उस 5 विधानसभा में कुछ जो है वह आरक्षित है और एक सीट वहाँ पर आपका जो है वह अनारक्षित है। यानी कि चतरा लोकसभा सीट में जो आपका 5 विधानसभा आता है वह है आपका चतरा, पांकी, मनिका, लातेहार और सिमरिया। ये 5 जो है वो आपका विधानसभा यानी चतरा लोकसभा के अंदर आते हैं। एक लोकसभा में 5 विधानसभा है। अब बात करते हैं कि वहाँ पहली बार चुनाव कब हुआ और कौन कौन से पार्टी के उम्मीदवार वहाँ ताल ठोक रहे थे, किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। 1957 में जब पहली बार चुनाव हुई यानी जो पहला चुनाव लोकसभा का देश में हुआ था वह आपका 1952 में हुआ था, लेकिन पहली बार चुनाव में यह सीट लोकसभा का नहीं बन पाया था। तो जो दूसरी लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें आपका जो चतरा लोकसभा 1957 में जब दूसरी बार पूरे देश में आम चुनाव हो रहे थे तो उस समय और उस चुनाव में जो चतरा लोकसभा सीट है वह पहली बार वहाँ चुनाव होते हैं लोकसभा का। 1957 में वहाँ स्वतंत्र पार्टी से विजयाराजे और कांग्रेस पार्टी से चपलेंदु भट्टाचार्य जो थे वह उम्मीदवार थे। लेकिन 1957 में जो स्वतंत्र पार्टी के जो विजयाराजे हैं वह जीतने में कामयाब होती है और यह सीट जो है वह स्वतंत्र पार्टी के झोले में जाते हैं और जो चपलेंदु भट्टाचार्य जो कांग्रेस के थे वह हार होती है। चतरा का जो पहला सांसद के रूप में बनते हैं वह आपका विजयाराजे होते हैं। इसके बाद 1957 के बाद 1962 में जो स्वतंत्र पार्टी की उम्मीदवार रहती है विजयाराजे और जो वहाँ के सिटिंग सांसद हैं वही उम्मीदवार रहते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वह चपलेंदु भट्टाचार्य के जगह पे त्रिभुवन नाथ को लाती है यानी अपना उम्मीदवार जो है वह बदल देती है 1962 में। लेकिन 1962 के चुनाव में भी कि कांग्रेस को हार मिलती है और जो विजयाराजे जो पहली बार आपका चतरा लोकसभा सीट से जो सांसद बनती है स्वतंत्र पार्टी से वह फिर से जो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव जीतने में कामयाब होती है। दूसरी बार लगातार वह चतरा की सांसद बनती है चतरा लोकसभा सीट से और संसद भवन तक जाती है। 1962 के बाद जो तीसरा लोकसभा चुनाव होता है वह आपका 1967 में होता है। लेकिन 1967 में फिर थोड़ा सा मामला बदलता है। जो स्वतंत्र पार्टी से जो विजयाराजे जो वहाँ के सिटिंग सांसद थे 2 बार से वह चुनाव जीतते आ रहे थे वह जो है यह तीसरी बार मैदान में निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ती है यानी वह पार्टी से ना वह निर्दलीय ताल ठोकती है। और उनके सामने जो होते हैं एसपी भदानी कांग्रेस के यानी कांग्रेस देखिए तो फिर तीसरी बार जो पहला बार जो कैंडिडेट थे वह दूसरी बार बदल जाते हैं, जो दूसरी बार कैंडिडेट थे वह तीसरी बार बदल जाते हैं। यानी कांग्रेस अभी तक जो अपना कैंडिडेट है वह बदलते आ रही है। तीसरी बार कांग्रेस जो है वह एसपी भदानी को मौका देती है। लेकिन तीसरी बार भी जो विजयाराजे हैं यानी जो वहाँ सिटिंग सांसद हैं और अभी निर्दलीय के तौर पर वह मैदान में है वह तीसरी बार लगातार चतरा लोकसभा सीट से सांसद बनने में कामयाब होती है और वह तीसरी बार उस लोकसभा सीट से वह चुनाव जीतती है। और जो एसपी भदानी जो कांग्रेस के हैं वह चुनाव तीसरी बार हार जाते हैं। यानी मुकाबला जो होता है वह आपका इन्हीं दोनों के बीच में होता है और तीसरी पार्टी मुकाबले से भी बाहर रहती है। अब जो चौथा चुनाव होता है इसके बाद चौथी चुनाव जो होता है लोकसभा का वह आपका 1971 में होता है। 1971 में
जो कांग्रेस पार्टी है वह फिर अपना उम्मीदवार बदलती है, यानी चौथा बार वह फिर उम्मीदवार को चेंज कर देती है। इससे पहले जो एसपी भदानी थे उनके जगह पर शंकर दयाल सिंह को लाती है और उनका मुकाबला फिर जो वहाँ के सिटिंग सांसद निर्दलीय से जो विजया राजे थे उन्हीं को जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाता है। लेकिन चौथी बार विजया राजे यह सीट हार जाती है, वह चौथी बार वह सांसद नहीं बनती है। चौथी बार जाके 1971 में जो कांग्रेस है वह अपना खाता खोलती है शंकर दयाल सिंह के रूप में। यह पहली बार कांग्रेस के झोली में यह सीट जाती है 1971 में। इसके बाद 1971 के बाद 1977 में जो जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बदल देती है, यानी 1971 में जो विजया राजे चुनाव हार जाते हैं तब जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बदल करके वह सुखदेव प्रसाद वर्मा को लाती है और उनके सामने वही शंकर दयाल सिंह रहते हैं जो वहाँ के सिटिंग सांसद हैं कांग्रेस के। लेकिन यह पांचवा चुनाव में कांग्रेस को फिर हार मिलती है और इसमें जनता पार्टी के जो सुखदेव प्रसाद वर्मा है वह जीतने में कामयाब होते हैं 1977 में। इसके आगे जो अगला चुनाव होता है कि 1980 में जो कांग्रेस है वह अपना फिर से उम्मीदवार बदलती है। लेकिन जो उसमें जनता दल था वह अब जनता पार्टी हो गया है और सुखदेव प्रसाद वर्मा जो होते हैं वह जनता पार्टी से मैदान में रहते हैं, वह चुनावी ताल ठोकते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से रंजीत सिंह मैदान में आते हैं 1980 में। लेकिन 1980 का चुनाव जो है वह कांग्रेस जीतती है रंजीत सिंह के रूप में और रंजीत सिंह फिर से कांग्रेस का झंडा लहराने में कामयाब होते हैं और सुखदेव प्रसाद वर्मा जो जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं वह चुनाव 1980 में हार जाते हैं। 1980 के बाद जो चुनाव आपका 1984 में होता है, यानी 1984 जो होता है वह इंदिरा गांधी की सहानुभूति वाली यह चुनाव होता है और इसमें आप देखें तो देश में मैक्सिमम कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वह जीतते हैं, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की सहानुभूति वाली लहर थी और सहानुभूति वाली वोट पड़ी थी। 1984 में जो है वह कांग्रेस अपना उम्मीदवार फिर बदलती है और जो वहाँ के सिटिंग सांसद थे आपका रंजीत सिंह जो कि 1980 में जीते थे, उनके जगह पर योगेश्वर प्रसाद योगेश को लाती है कांग्रेस और इनका मुकाबला फिर वही जनता पार्टी के सुखदेव प्रसाद वर्मा है उनके साथ ही होता है। लेकिन 1984 में भी यह कांग्रेस दूसरी बार इस सीट को जीतने में कामयाब होती है, क्योंकि उसमें जो इंदिरा गांधी वाली सहानुभूति थी उस सहानुभूति की लहर में फिर से आपका सुखदेव प्रसाद वर्मा जो है वह चुनाव हार जाते हैं, कांग्रेस यह चुनाव जीत जाती है 1984 में। 1984 के बाद 1989 में आते हैं। अब देखिए 1989 में जो यहाँ का माहौल है वह पूरा रुख जो है वह बदल गया है। जो कांग्रेस के जो सिटिंग सांसद हैं योगेश्वर प्रसाद योगेश वह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, यानी 1984 में तो वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद और लोकसभा चुनाव 1989 से पहले वह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी के टिकट पर वह 1989 से मैदान में उतरते हैं, चुनाव लड़ते हैं और उनका मुकाबला जो है वह जनता दल के उपेंद्र नाथ वर्मा से होता है। यानी देखिए कि इससे पहले जो कांग्रेस जीती हुई थी वह जो कांग्रेस है वह मतलब मुकाबला में ही नहीं है, मुकाबला किसके बीच में है, बीजेपी और जनता दल। लेकिन जो योगेश्वर प्रसाद योगेश जो कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल होते हैं, जनता उनको नकार देती है, जनता उनको वोट नहीं देती है और उनके जगह पर जो जनता दल के उम्मीदवार होते हैं उपेंद्र नाथ वर्मा, उनको जनता ने अपना समर्थन दिया और उनको जनता ने 1989 में जिताया और वह 1989 में यह सीट जीतने में वह कामयाब होते हैं। 1989 के बाद 1991 में जो जनता दल के सिटिंग सांसद हैं उपेंद्र नाथ वर्मा, वह उसी पार्टी से वह ताल ठोकते रहते हैं और वह चुनावी मैदान में रहते हैं और 1991 में जो सुखदेव प्रसाद योगेश जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, बीजेपी उनका टिकट काट करके और धीरेन्द्र अग्रवाल को देती है। 1991 में यहाँ धीरेन्द्र अग्रवाल का एंट्री होता है। लेकिन दूसरी बार भी उपेंद्र नाथ वर्मा है वह जनता दल के टिकट पर यह चुनाव जीतने में कामयाब हासिल करते हैं, वह कामयाब होते हैं और बीजेपी को लगातार दूसरी बार भी यह चुनाव हार जाती है और धीरेन्द्र अग्रवाल यह चुनाव हार जाते हैं 1991 में।
1991 के बाद 1996 में फिर मुकाबला जो होता है वह आपका जनता दल और बीजेपी के ही बीच में होता है, और इसमें फिर बीजेपी की तरफ से धीरेन्द्र अग्रवाल ही होते हैं। लेकिन जनता दल अपना उम्मीदवार बदल करके और वह कृष्णानंद प्रसाद को लाती है 1996 में। जो धीरेन्द्र अग्रवाल अभी तक हार रहे थे, जो इससे पहले वह चुनाव हारे थे, वह 1996 में जीत जाते हैं और यहाँ से वह जीत का स्वाद चखते हैं और सांसद बनकर के वह संसद तक जाते हैं। 1996 के बाद 1998 यानी 2 साल में ही चुनाव होते हैं। कुछ सरकार जो वहाँ गिरती है, वोट के लेकर के बहुमत जो किसी को नहीं मिलता है, तो इसी को लेकर के फिर 2 साल के अंदर ही चुनाव हो जाते हैं। इस चुनाव में भी बीजेपी अपना उम्मीदवार जो है वह धीरेन्द्र अग्रवाल को ही बनाती है, लेकिन अब जनता दल जो है वह रहा नहीं, और मुकाबला जो अब है वह आपका बीजेपी और राजद के बीच में, यानी बीजेपी और आरजेडी जो कि लालू प्रसाद यादव की जो राष्ट्रीय जनता दल, इसके साथ मुकाबला होता है। और जो राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार होते हैं वह नागमणि कुशवाहा होते हैं, और बीजेपी की तरफ से वही धीरेन्द्र अग्रवाल ही होते हैं। यह मुकाबला भी बीजेपी जीतने में कामयाब होती है, यानी 1998 में भी बीजेपी लगातार यह चुनाव जीतती है। धीरेन्द्र अग्रवाल के रूप में वह सांसद बनते हैं और संसद जाते हैं, और नागमणि कुशवाहा जो है वह चुनाव हार जाते हैं 1998 में। यानी राजद देखे तो पहली बार यहाँ से मुकाबले में आई थी और वह ताल ठोक रही थी, लेकिन राजद का खाता नहीं खुलता है। 1998 के बाद 1999 यानी फिर चूँकि सरकार बहुमत में नहीं रहती है, सरकार गिर जाती है, तो तुरंत फिर 1 साल के अंदर ही जो मध्यवर्ती चुनाव होते हैं वह हो जाता है। 1999 में भी जो मुकाबला है आपका राजद और बीजेपी के बीच में ही रहता है, और जो प्रत्याशी रहते हैं वह धीरेन्द्र अग्रवाल और नागमणि कुशवाहा के बीच में ही होता है। लेकिन 1999 में वहाँ का जो रुख है, हवा है, बदल जाती है। बीजेपी की जगह पर राजद के जो उम्मीदवार नागमणि कुशवाहा होते हैं वह चुनाव जीत जाते हैं, और धीरेन्द्र अग्रवाल जो होते हैं वह 1999 में चुनाव हार जाते हैं। 1999 के बाद 2004 यानी झारखंड। इससे पहले तक तो जो चुनाव हो रहे थे वह बिहार में हो रहे थे, अब 2000 में झारखंड अलग हुआ है, तो 2004 में पहली बार झारखंडी मतदाता वोट करेंगे। यानी अब यहाँ से झारखंड का सफ़र शुरू होता है। 2004 में पहली बार झारखंडी जो है वह लोकसभा चुनाव में एक झारखंडी मतदाता के रूप में अपना मतदान करेंगे और किए हैं। अब 2004 का मुकाबला देखिए। जो नागमणि कुशवाहा वहाँ का सिटिंग सांसद हैं, और वह राजद के टिकट पर राजद पार्टी से वहाँ सांसद थे, लेकिन नागमणि जी को टिकट ना दे करके, यानी नागमणि कुशवाहा को टिकट ना मिल करके, जो राजद है, जो बीजेपी के इस समय के मतलब इस चुनाव से पहले जो बीजेपी में थे, 2 बार बीजेपी से वह जीत करके सांसद बनते हैं और फिर चुनाव हार जाते हैं, धीरेन्द्र अग्रवाल को यानी दल बदल करके बीजेपी से वह राजद में आ जाते हैं, और राजद के उम्मीदवार के तौर पर 2004 में जो पहली लोकसभा चुनाव है उसमें वह ताल ठोकते हैं। यानी धीरेन्द्र अग्रवाल जो कल तक बीजेपी में थे, आज वह राजद के उम्मीदवार बन गए, और राजद के सामने इंदर सिंह नामधारी यानी जदयू से चुनाव लड़ रहे थे। यानी मुकाबला देखें तो बीजेपी और जेडीयू का जो था वही था, लेकिन बीजेपी की जगह पर जेडीयू आ गई है और सामने राजद है। अब राजद और जदयू के बीच मुकाबला होता है। राजद से धीरेन्द्र अग्रवाल होते हैं, जो कि इससे पहले तक वह बीजेपी में थे, अब बीजेपी छोड़ करके वह राजद में शामिल हो जाते हैं, और इंदर सिंह नामधारी जदयू उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में आते हैं। लेकिन 2000 चुनाव का जो पहला झारखंड का लोकसभा चुनाव होता है, इस चुनाव में राजद यह सीट जीतती है धीरेन्द्र अग्रवाल के रूप में, और जो इंदर सिंह नामधारी जो जदयू के होते हैं वह चुनाव हार जाते हैं 2004 में। 2009 का फिर मुकाबला देखिए। 2009 में यहाँ जो जदयू के जो उम्मीदवार रहते हैं अरुण कुमार यादव, जो कि वहाँ के स्थानीय उम्मीदवार रहते हैं, और इस 2009 वाले में या कांग्रेस मुकाबला में आती है, और कांग्रेस धीरज प्रसाद साहू को अपना उम्मीदवार बनाती है। ये वही धीरज प्रसाद साहू हैं जिनके घर में बैग में अलमीरों में रुपयों के बंडलों के नोट मिले थे, रुपयों से भरा जो अलमीरा मिला था, बैग मिला था, ये वही धीरज प्रसाद साहू हैं, जो कि 2009 में कांग्रेस के टिकट पर के चतरा लोकसभा से मैदान में गए थे और अपना ताल ठोक रहे थे। उनके सामने जो होते हैं वह आपका इंदर सिंह नामधारी होते हैं। लेकिन इंदर सिंह नामधारी जो इसमें तक
जो जो पिछला चुनाव में ना जदयू में थे, वह जदयू छोड़ कर और वह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। और जदयू प्रत्याशी जो अरुण कुमार यादव होते हैं वह होते हैं। लेकिन मुकाबला जो वहाँ होता है, देखें कि जदयू से नहीं हुआ, और मुकाबला आपका निर्दलीय और धीरज प्रसाद साहू के बीच में हो जाता है। और धीरज प्रसाद साहू 2009 में यह चुनाव हार जाते हैं और इंदर सिंह नामधारी निर्दलीय के तौर पर वह चुनाव जीत जाते हैं 2009 में। ये वही धीरज प्रसाद साहू है, याद रखिएगा, नोटो बंडल वाले जो अलमीरा रुपये बैग में भरा वाला है, वही धीरज प्रसाद साहू है। 2009 के बाद आता है 2014, यानी एक मोदी सुनामी, मोदी लहर जो था। इस लहर में बहुत से मतलब बेनामी सांसद भी, जिन्हें कोई नहीं जानता था, वह भी चुनाव मैदान में आया और चुनाव जीत गया, हार गया, कुछ ऐसा 2014 का माहौल था। 2014 में क्या इंदर सिंह नामधारी को टिकट नहीं मिलता है, वह अपना मतलब पूरी जोर लगाते हैं टिकट लेने का, चूँकि 2009 में वह सिटिंग सांसद थे, फिर भी उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिलता। और 2014 में बीजेपी सुनील कुमार सिंह को टिकट देती है, और इनके मुकाबले में जो रहते हैं फिर धीरज प्रसाद साहू ही, वही धीरज प्रसाद साहू, रुपये गड्डी वाला, अलमीरा वाला, वही धीरज प्रसाद साहू 2014 में फिर से उम्मीदवार रहते हैं कांग्रेस की तरफ से। और मुकाबला जो है वह बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होती है। लेकिन सुनील सिंह जो कि वहाँ के स्थानीय उम्मीदवार नहीं होते हैं, उसके बावजूद उस बीजेपी की लहर में, मोदी लहर में 2014 में भारी मतों से वह चुनाव जीत जाते हैं। और कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू 2014 में भी लगातार दूसरी बार वह हार जाते हैं और उनको हार का सामना करना पड़ता है। 2014 के बाद आते हैं 2019 में। यह भी देखें तो यह मोदी लहर ही, मोदी सुनामी ही, हिंदुत्व वाली। 2019 में बीजेपी अपने सिटिंग सांसद यानी सुनील सिंह को ही उम्मीदवार बनाती है, और उनका मुकाबला जो है वह कुमार यादव से होता है। और इसके साथ साथ ही आरजेडी भी वहाँ अपना जो प्रत्याशी मैदान में उतारती है सुभाष कुमार यादव के रूप, यानी सुभाष यादव के रूप में 2019 में। लेकिन 2019 में भी बीजेपी यह सीट जीतने में कामयाब होती है। 2019 में भी यह सीट हार जाते हैं, और सुभाष यादव जो अभी कुछ दिन पहले ही उनके घर से क्या कुछ ईडी द्वारा कैश पकड़ा गया था, उसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और वह आज न्यायिक हिरासत में है। वह सुभाष यादव तीसरे नंबर पर रहते हैं 2019 में। 2024 में वह भी फिर से चुनाव लड़ने के ताल ठोक रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और आज वह जेल में है। यह आपका था 1957 से 2019 तक का। अब आते हैं 2024 में। 2024 का मुकाबला देखें तो यह भी आपको बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रहे हैं, चूँकि आप 2024 में जो है वह महागठबंधन, आगे सारे पार्टियां जो हैं वह मिल करके बीजेपी को हराने के लिए एक तरफ है। तो महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे आज के समय में देखें तो वह आपका है कृष्णानंद त्रिपाठी, यानी KN त्रिपाठी के नाम से वह मशहूर है। KN त्रिपाठी 2000 में वह आपका कांग्रेस में शामिल हुए थे। इससे पहले वह एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स के वह अधिकारी रह चुके हैं। 2000 में वह आपका कांग्रेस में शामिल होते हैं। 2005 में कांग्रेस उनको डाल्टनगंज से उम्मीदवार बनाती है, लेकिन वह चुनाव इंदर सिंह नामधारी से वह चुनाव हार जाते हैं 2005 में। उसके बाद कांग्रेस फिर उनको 2009 में फिर से उम्मीदवार बनाती है, वहीं से डाल्टनगंज से। 2009 में वह चुनाव जीतने में सफल होते हैं कृष्णानंद त्रिपाठी। और जब वह चुनाव जीतते हैं तो फिर चुनाव जीतने के बाद जब राज्य में गठबंधन की सरकार बनती है, उस सरकार में वह मंत्री भी बनते हैं 2009 में। 2014 में फिर से वह कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 2014 में वह फिर से डाल्टनगंज से वह चुनाव हार जाते हैं विधानसभा का। यह सब जो मैं बता रहा हूँ यह सब विधानसभा के चुनाव का जो नतीजा हुआ है। 2014 में वह फिर से चुनाव हार जाते हैं। तो जो कृष्णानंद त्रिपाठी अभी लोकसभा आपका चतरा लोकसभा सीट से में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका यह राजनीतिक सफर है। और उनके सामने जो है यानी बीजेपी के जो सिटिंग सांसद थे सुनील कुमार सिंह, उनका टिकट काट करके वह कालीचरण सिंह को जो स्थानीय वहाँ के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनको टिकट दिया। अब आपको थोड़ा सा कालीचरण सिंह के बारे में भी बताते हैं। वैसे देखें तो कालीचरण सिंह जो है वह
मतलब स्टार्टिंग से बीजेपी में ही रहा, बीजेपी के नेता रहे। लेकिन 2003 में जब बाबूलाल मरांडी जी बगावत करके बीजेपी से अलग होकर के जब अपना पार्टी बनाए थे झारखंड विकास मोर्चा, तब कालीचरण से भी बीजेपी से बगावत करके और वह जेवीएम में शामिल हो गए थे और जेवीएम में चले गए थे। लेकिन फिर उनका जेवीएम से मोह भंग होता है और वह दोबारा बीजेपी में घर वापसी कर लेते हैं। कुछ दिन बीजेपी में रहते हैं, लेकिन फिर शायद उन्हें कुछ जो उनकी महत्वाकांक्षा होगी वह शायद नहीं पूरा हुआ होगा, तो वह फिर से बीजेपी को छोड़कर और फिर से वह जेवीएम का दामन थाम लेते हैं। कि कुछ दिनों के बाद जेवीएम में रहने के बाद फिर से उनका जो है वह जेवीएम से मोह भंग हो जाता है और दूसरी बार फिर से वह बीजेपी में घर वापसी करते हैं और वह बीजेपी में आ जाते हैं। और उसके बाद देखें तो 2019 के चुनाव के बाद जो जेवीएम थी वह भी बीजेपी में विलय हो जाती है और आज के समय में वह किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। बीजेपी के किसान मोर्चा के वह राष्ट्रीय महामंत्री हैं कालीचरण सिंह। उनको बीजेपी 2024 में उम्मीदवार बनाया है एक स्थानीय नेता के तौर पे। तो यह तो सफ़र था आपका 1957 से 2024 तक का। अब 4 जून को एक नया इतिहास लिखे जाएंगे, रचे जाएंगे और एक नया इतिहास बनेगा कि 4 जून 2024 को किस पार्टी को कौन से उम्मीदवार की जीत और हार होती है। उस दिन एक नया इतिहास का, उस दिन से एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं, या आपके मन में कुछ अगर सवाल हो, कुछ आप बोलना चाहते हो, तो वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।